चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, नाम है सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान। हेडिंग डाल लीजिए सॉइल सॉइल साइंस या हिंदी में बेटा हम इसे मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि सॉइल किस भाषा का शब्द है। सॉइल मतलब मृदा, तो मृदा मृदा जो है वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द काय से लिया गया है? सोलम से। काय से लिया गया है? सोलम से, जिसका अर्थ होता है सतह या ऊपरी सतह या फर्श। ठीक है, क्या क्या अर्थ होता है जिसका? फर्श। फर्श मतलब जिसपे कोई भी चीजें की जा सके, जो ये हमारा एक बेस है। जो क्या है हमारा बेस। अगर मिट्टी नहीं होती, मृदा नहीं होती तो आप क्या खड़े रह पाते? नहीं रह पाते। तो वही हमारा क्या है? बेस है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारी जो मृदा है वो 3D स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? 3D। 3D मतलब समझते हो क्या? एक ऐसी संरचना जिसकी लेंथ होती है, जिसकी ब्रेथ होती है और जिसकी हाइट होती है। ठीक है, क्या उसे हम क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर है। दूसरी बात करें तो मृदा एक नेचुरल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? नेचुरल बॉडी है। मतलब मृदा एक जो है हमारा प्राकृतिक पिंड है या प्राकृतिक बॉडी है। ठीक है, क्या मृदा जो है बेटा एक हमारी क्या है? प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, मृदा जो है बेटा हमारे वो प्राकृतिक पिंड के रूप में इसे जाना जाता है। प्राकृतिक पिंड के रूप में इसे जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉइल साइंस के पिता या फादर कौन है, काय के पिता? सॉइल साइंस के पिता कौन है? तो बेटा इनका नाम है बीबी डाकूचेप। क्या नाम है? बीबी डाकूचेप। तो डाकू है ये। कौन है ये? डाकू। डाकू क्या करते हैं? मृदाओं में गुफा बना के रहते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जहां मृदा या सॉइल आएगा वहां डाकू आएगा। डाकू मतलब डाकू चेप। इनको हम सॉइल साइंस के जनक या सॉइल साइंस के फादर के नाम से जानते हैं। सॉइल साइंस के फादर के नाम से जानते हैं। अब बेटा मृदा जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है। एक किसान के लिए मृदा जो है वो धरती माँ या माता के समान होती है, जो क्या करती है? हमारे पौधों को उगने में या उनको सहारा या बेस या आधार प्रदान करने में मदद करती है। एक इंजीनियर के लिए सॉइल क्या है? एक इंजीनियर के लिए सॉइल एक जमीन है जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों की अलग अलग हिसाब से मृदा की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। चलिए, अब अलग अलग हिसाब से अगर हमको मृदा को पढ़ना है तो बेटा क्या हमारा इंजीनियर ये पढ़ेगा कि काली मिट्टी की भूरी मिट्टी कौन सी में पानी रुकेगा, कौन सी में नहीं रुकेगा? उससे मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ेगा तो उसको भी मृदा पढ़नी पड़ेगी कि भैया कौन सी मिट्टी भी अच्छी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, कौन से पे रोड अच्छे से बनेगी, नहरें कहां से निकालना चाहिए। ये अलग अलग इनकी क्या है? दृष्टिकोण बन जाते हैं। इसी हिसाब से हमने सॉइल साइंस को पढ़ने की दृष्टि से सॉइल साइंस को दो भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सॉइल साइंस को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहली हमारी जो शाखा है उसका नाम है पेडोलॉजी। क्या नाम है? क्या नाम है? पेडोलॉजी। सॉइल साइंस की पहली शाखा का नाम क्या है? पेडोलॉजी। और दूसरी शाखा का नाम है बेटा इडेपोलॉजी। क्या नाम है? इडेपोलॉजी। पहला क्या है? पेडोलॉजी और दूसरा क्या है? इडेपोलॉजी। तो जब हम सॉइल की उत्पत्ति, सॉइल बनी कैसी है, ठीक है, सॉइल का क्लासिफिकेशन और सॉइल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या ऐसी सॉइल साइंस की वह शाखा जिसमें सॉइल की उत्पत्ति, सॉइल का निर्माण और सॉइल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा जाता है, उस शाखा को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। सीओडी का नाम सुना है आपने? सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। नाम सुना है कि नहीं सुना है? किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहता है। तो आपको ट्रिक है इसकी, क्या सीओडी के नाम से याद रखना है। सी का मतलब हो जाता है क्लासिफिकेशन। सी का मतलब क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। अरे क्लासिफिकेशन मतलब क्या? वर्गीकरण। ठीक है, क्या ओ मतलब हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अरे ओ मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। और डी का मतलब हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। अरे डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब इसका निर्माण और इसके बारे में जानकारी। तो सॉइल साइंस की वह शाखा जिसमें सीओडी के बारे में पढ़ा जाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ये ट्रिक सीओडी याद रखना, तो आपको पेपर में आप जो है वो सही टिक कर पाओगे। चलिए, अब सर अगर हम किसान की नजरिए से बात करें, काय की बात करें, किसान के नजरिए से बात करें, तो किसान का मुख्य उद्देश्य रहता है पौधों को उगाना। क्या करना? पौधों को उगाना। और उस दृष्टि से अगर हम
उस दृष्टि से अगर हम मृदा का अध्ययन करते हैं तो बेटा वो हमारी कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आएगा, एडेपोलॉजी। अरे कौन सी मृदा के अंतर्गत आएगा, एडेपोलॉजी। और एडेपोलॉजी के जो पिता हैं वो भी कौन है, हमारे डाकुचेप। ठीक है, सॉइल साइंस के जनक भी डाकुचेप और एडेपोलॉजी के भी डाकुचेप। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध काय से होता है, पौधों से होता है। मतलब जब हम फसल उत्पादन की दृष्टि से मृदा का अध्ययन करते हैं तो वो कौन सी शाखा कहलाती है, एडेपोलॉजी। कौन सी शाखा, एडेपोलॉजी। और ये कौन सी हो जाएगी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में आप काय के बारे में पढ़ेंगे, सीओडी के, या हमारा क्लासिफिकेशन, ओरिजिन और डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं। चलिए अब सर सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है, पहले हम वो देख लेते हैं। जब तक ये पता नहीं रहेगा तो बेटा हमको चीजें जो है वो कठिन लगेंगी। अगर मैं बेटा अर्थ का डायग्राम पढ़ाऊं तो अर्थ को बेटा हमने मेनली मतलब पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है, 3। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम बेटा क्रस्ट। हिंदी में बोलेंगे भूपर्पटी। क्या बोलेंगे, भूपर्पटी। सबसे ऊपर वाली लेयर हो जाएगी हमारी क्या, क्रस्ट। बीच वाली कौन सी हो जाएगी, बीच वाली लेयर हो जाएगी हमारी कौन सी बेटा, मेंटल। और अंदर वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा कोर संरचना। तो बेटा हमने हमारी पृथ्वी को जो है वो कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में, या 3 लेयर से मिलकर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। बीच वाली को बेटा हम कोर के नाम से जानते हैं, और नीचे अंदर वाली को कोर के नाम से, बीच वाली को मेंटल के नाम से, और बाहर वाली को किस नाम से जानते हैं हम, बाहर वाली को हम क्रस्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है क्या, अंदर का जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे मिट्टी का जो है तापमान बढ़ता जाएगा। जमीन में क्या करेंगे, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे इसका तापमान बढ़ता जाएगा। जमीन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। समझ में आया, मिनरल मतलब तत्व, जैसे लोहा है वो हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे कहां से निकलता है, जमीन से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जितने भी हमारे मिनरल होते हैं वो ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया। अगर आप लोहे को खूब गर्म करोगे तो बहना चालू कर देगा कि नहीं कर देगा। स्टील को भी आप क्या करोगे, अगर जो है वो गर्म करोगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या है, ये बहना चालू कर देगा। अंदर का जो टेम्परेचर है बेटा वो हमारा, वो पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर लगभग लगभग 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं, जो कि इतना गर्म है कि हर चीज को पिघलाने की अपने अंदर ताकत रखता है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो बनने वाले, यहाँ पे जो बनने वाले जितने भी हमारे मिनरल हैं वो कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे, अरे वो कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में या तरल फॉर्म में पाए जाते हैं। और इस तरल फॉर्म को बेटा हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं, मैग्मा। क्या बोलते हैं इसे, मैग्मा। मैग्मा मतलब जब अधिक तापमान के कारण ठोस वस्तु तरल वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। अब बेटा क्या है, बाहर का तापमान कम होने के कारण बाहर का प्रेशर जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है क्या, और अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये मैग्मा क्या करता है बेटा, ये जो अंदर का मैग्मा है ये बाहर आने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करता है ये मैग्मा। और जैसे जैसे ये मैग्मा बाहर आता रहेगा तो बेटा ये जो है वो ज्वालामुखी के रूप में फट जाता है। काय के रूप में फट जाता है, ज्वालामुखी। आपने देखा होगा वॉल्केनो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये वही जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल हमारे तरल फॉर्म में पृथ्वी की अंदरी आंतरिक सतह पे पाए जा रहे थे, और अधिक गर्मी होने के कारण ये जमीन से जब बाहर आ जाते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ सैकड़ों और हजारों वर्षों में, सैकड़ों और हजारों वर्षों में ये ज्वालामुखी अपने वातावरण में उपस्थित वायु के कारण, वातावरण में क्या उपस्थित है हमारी, वायु के कारण धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं ज्वालामुखी। और जैसे जैसे ये ज्वालामुखी ठंडे होते जाएंगे ये बेटा ठोस होते जाएंगे, फिर से क्या होते जाएंगे, ठोस होते जाएंगे। और जिन्हें बेटा हम क्या बोलने लगते हैं, इन्हें हम बोलने लगते हैं क्या, चट्टाने या रॉक्स। समझ में आया। इस तरीके से हमारी रॉक्स का या चट्टानों का निर्माण होता है। काय की मदद से, मैग्मा फिर ज्वालामुखी के ऊपर को फट के आएगा, धीरे धीरे वायु के कांटेक्ट में आने से ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद ठोस होकर चट्टानों का निर्माण कर लेगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर जो जो चीजें हमारे इस मैग्मा में पाई जा रही थी, अगर आयरन होगा तो इस चट्टाने में भी आयरन पाया जाएगा, अगर इसमें एल्यूमिनियम पाया जाएगा तो इन चट्टानों में भी क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाएगा। अरे पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के मिनरल हमारे सॉइल में
चट्टानों में कहां से आए, मैग्मा से आए। फिर बेटा समय के साथ साथ जब सैकड़ों साल हो जाते हैं तो चट्टानों में बेटा जो है वो वेदरिंग की प्रक्रिया होती है। काय की प्रक्रिया होती है, अरे काय की प्रक्रिया होती है, वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है अपछादन। वेदरिंग मतलब चट्टानों का छोटे छोटे रूप में टूटना। ठीक है क्या, जैसे आपने देखा होगा कि भैया लैंड स्लाइड हो गई, पहाड़ खिसल गए, खिसल गए कि नहीं खिसल गए, तो जो बड़ा पहाड़ था वो क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से ये क्या होती रहती है चट्टानों में, वेदरिंग होती रहती है। क्या होती रहती है, वेदरिंग। मतलब बड़ी चट्टानें हमारी जो है वो छोटे छोटे रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी वेदरिंग। यहां तक समझ में आया क्या। फिर क्या होगा, ये वेदरिंग जो हमारी हुई, ये वेदरिंग से जब हमारी चट्टानें छोटी हो गई तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। मान लो पहाड़ वहां से खिसका तो वो सारी चट्टानें हमारी नीचे आ गई, आगे आ गई कि नहीं आ गई। इस विधि को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन, एक जगह से चीजों का दूसरी जगह पे चले जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर जब इन चट्टानों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मान लो खूब तेज हवा चली या खूब तेज बारिश या जो है आपकी पानी आके बहा, तो इन चट्टानों को क्या करेगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों हैं इनको एक से दूसरी जगह जो है वो क्या करेगा, लेके चला जाएगा, और साथ ही साथ इनको और छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा, और आखिरी में जाके ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं ये और छोटे हो जाएंगे और एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे बेटा, इकट्ठे हो जाएंगे, जिस विधि को हम बोलते हैं डिपोजिशन। अरे क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और जब ये छोटे छोटे पार्टिकलों के कणों में टूट जाते हैं, काय में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकलों के कणों में जिनका आकार 2 mm से कम हो जाता है, और जब ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बन जाती है हमारी क्या, मृदा। क्या बन जाती है, मृदा। तो मृदा का निर्माण कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। पहले वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर क्या होता है, डिपोजिशन। यहां तक समझ में आया। मृदा काय से बनती है, तो मृदा बनती है चट्टानों से। चट्टानें काय से बनती है, मैग्मा से बनती हैं। ठीक है क्या। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो मैग्मा में यहाँ से जो चीजें पाई जा रही थी वही हमारी चट्टानों में आएगा और वही हमारी मिट्टी में जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं ना कि मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता होती है। पहले के जमाने में ना यूरिया डाला जाता था, ना उर्वरक डाले जाते थे, ना दवाइयां डाली जाती थी। क्यों नहीं डाला जाता था, क्योंकि सर धरती के अंदर जितनी चीजें थी वो ऑटोमेटिक कहाँ जाती थी, मिट्टी में जाती थी, और पौधे उन्हीं को लेके उग जाते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, धीरे 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 मिट्टी में खराब होना स्टार्ट हो गई है। खराब होना स्टार्ट हो गई है तो जितने भी उसके अंदर की चीजें थी वो खत्म होती जा रही है, इसलिए अब हमको अलग से डालने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, अरे कोई डाउट, चलो तो हम आगे देख लेते हैं कि हमको अब पढ़ना क्या है। अब ये देखिए, जैसे जैसे आपकी चट्टानें टूटती जाएंगी और बारीक होती जाएंगी तो ये हमारी काय का निर्माण कर लेगी, मृदा का निर्माण कर लेगी। अरे समझ में आया क्या। ये आपको नीचे क्या दिख रही है, चट्टानें। और चट्टानें जैसे जैसे टूटती जाएंगी, बारीक होती जाएंगी, और धीरे धीरे आपकी क्या बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। अब सर आपने बताया कि ये वाली हमारी जो मैग्मा है इसमें दुनिया भर की चीजें पाई जा रही थी, इनमें बहुत सारे तत्व और बहुत सारे मिनरल पाए जा रहे थे। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल कितनी भाग में या कितनी पोजीशन में या कितने अमाउंट में पाया जाता है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें कि सॉइल क्रस्ट, सॉइल क्रस्ट मतलब मिट्टी की, या हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो बेटा इसमें मिनरल पाए जाते हैं हमारे, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिका, फिर हमारा एल्यूमिनियम, फिर आयरन, और फिर कैल्शियम। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूपर्पटी पे या अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बेटा हमारा क्या है, गैस है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। तो अगर तत्व पूछा जाएगा तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, सिलिकॉन। क्या ऑप्शन लगाना है, सिलिकॉन। ठीक है क्या। और आपको अगर कुछ ना पूछा जाए तो अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन पूछी जाए, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है क्या। चलिए, अब सर ये हमारे क्या है, जब बहुत सारे मिनरल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या है, अलग अलग प्रकार के आकार या अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हैं। समझ में आया क्या। जब खूब सारे एलिमेंट एलिमेंट जब आपस में मिल जाएंगे तो काय का निर्माण करते हैं, मिनरल का। मिनरल मतलब हो जाते हैं हमारे तत्व। अरे मिनरल मतलब क्या हो जाते हैं, तत्व। तत्व हमारे बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक हो जाता है हमारा कौन सा, सेकेंडरी। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा प्रकार, प्राइमरी, और एक हो जाएगा कौन सा, सेकेंडरी। अगर हमारे मिनरल बनते कैसे हैं, अरे मिनरल कैसे बनते हैं, मिनरल कैसे मिलके बनते हैं, मिनरल बनते हैं बेटा एलिमेंट से मिलके।
बहुत सारे एलिमेंट कहाँ में पढ़ते हो आप? पीरियोडिक टेबल में। अरे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो एलिमेंट? जब वो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो काय काय का निर्माण करते हैं? वो निर्माण करते हैं बेटा मिनरल्स का। काय का निर्माण करते हैं? मिनरल्स का। अगर कोई मिनरल्स एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई मिनरल, मिनरल मतलब खनिज और एलिमेंट मतलब तत्व, अगर कोई खनिज एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना है उसे हम प्राइमरी मिनरल के नाम से जानेंगे। काय के नाम से जानेंगे? प्राइमरी मिनरल। तो प्राइमरी या प्राथमिक खनिज क्या कहलाएंगे? ऐसे खनिज जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलके बने हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? ये हो जाएंगे हमारे तत्व और ये हो जाएंगे हमारे क्या? खनिज। तो अगर खनिजों का निर्माण एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके हो रहा है तो वो हमारे प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। ठीक है क्या? और जब इनसे जो खनिज बनेगा वो हमारा सेकेंडरी खनिज कहलाता है। प्राइमरी खनिज की अगर मैं विशेषताएं बताऊं तो सर इनका आकार जो है वो कितना होता है? 0.002 mm से ज्यादा, और इनका आकार जो है वो हमारा क्या होता है? 0.002 mm से कम। पहली बात। दूसरी बात सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि इनके उदाहरण कौन से हैं। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा आपके, आप ये देखते हो संगमरमर का पत्थर देखा होगा, आपने किचन में लगने वाला ग्रेनाइट पत्थर देखा होगा, आपने ये जो टाइल्स देखी हैं, ये सारी क्या है बेटा? ये सारी क्या है? ये हमारे मिनरल से मिलके बनी हुई। काय से मिलके बनी हुई है? ये मिनरल से मिलके बनी हुआ। चलो अगर हम बात करें तो प्राथमिक मिनरल जो है हमारा, उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? क्वार्टर हो जाएगा, फेल्सपार हो जाएगा, और हो जाएगा आपका माइका। अरे क्या हो जाएगा? क्वार्टर, फेल्सपार और माइका। याद रहेगा क्या? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा मिनरल पाया जाता है, सबसे अधिक कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो मिनरल में बेटा सबसे पहले जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा हमारा फेल्सपार। आपको दो चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? अरे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? सबसे बड़ी धातु कौन सी है? सिलिकॉन। और सबसे बड़ा या सबसे अधिक अवस्था में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है? फेल्सपार। तो तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफ्यूजन में होना। ये हमारे तत्व है, तत्वों में ये हमारी गैस है, ये हमारी धातु है, और ये है हमारा मिनरल। क्लियर है क्या? अब देख लो सर द्वितीयक मिनरल, तो सेकेंडरी मिनरल क्या होते हैं? तो बेटा सेकेंडरी मिनरल जो है उनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जैसे हो जाएगा हमारा केओलिनाइट, जैसे हो जाएगा मोंटमोरिनोनाइट, और जैसे हो जाएगा हेमेटाइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा द्वितीयक जो है हमारा खनिज है, तो आपको उसमें उदाहरण लगाना पड़ेगा कि प्राथमिक खनिज कौन से हैं और द्वितीयक खनिज कौन से हैं। यहाँ से एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद करने हैं क्योंकि यहीं से जो है वो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, केओलिनाइट, मोंटमोरिनोनाइट और हेमेटाइट ये हमारे सेकेंडरी मिनरल हैं, और फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज ये हमारे कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी मिनरल हो जाते हैं। चलिए यहां तक किसी कोई डाउट? अरे यहां तक किसी कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देख लेते हैं बेटा हम चट्टानों के प्रकार, कि चट्टानें बेटा अलग अलग विधि से बनती हैं और अलग अलग प्रकार की हमारी चट्टानें होती हैं। ठीक है क्या? आग्नेय सबसे पहला प्रकार क्या हो जाता है? आग्नेय। आग्नेय मतलब आग। आग मतलब क्या? वही मैग्मा। जो आग निकल रही थी ना हमारी, कहां से निकल रही थी? कहां से निकल रही थी? ज्वालामुखी के रूप में जो निकल रही थी, अगर हमारी वो ज्वालामुखी हटेगी, जमीन के ऊपर आएगी, और धीरे धीरे समय के साथ कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी, तो जो हमारी चट्टान बनेगी वो हमारी प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक कहलाएगी, क्योंकि पहली बार बन रही है वो रॉक, है ना? आग ठंडी हो रही है, पहली बार पत्थर बन रहा है, तो वो हमारी कौन सी रॉक? प्राथमिक रॉक। प्राथमिक रॉक मतलब प्राथमिक चट्टाने या प्राइमरी रॉक। इनको हम क्या नाम दे देंगे? आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक। अरे क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। अरे समझ में आया क्या? इग्नियस मतलब होता है आग या चिंगारी, तो उससे हमने बना दिया आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले कि आपकी मूल चट्टाने प्राइमरी रॉक कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? कौन सी होती है? आग्नेय। आपको अग्नि से याद रखना है, अग्नि मतलब आग्नेय चट्टाने। दूसरी क्या है? सबसे कठोर रॉक कौन सी होंगी? कौन सी होंगी? अरे कौन सी होगी? आग्नेय चट्टाने। अब आप मुझे ये बताइए क्या इसमें परत होगी या परत नहीं होगी? परत होगी या परत नहीं होगी? परत होगी, बताओ। देखो आग पूरी की पूरी आग जब जो ज्वालामुखी के रूप में निकली थी वो एक जगह ठंडी हो गई, तो परतें क्यों बनेगी? परतें कब बनेगी? मान लो भैया थोड़ी चट्टाने आई, उसके ऊपर से और चट्टाने आ गई, फिर और चट्टाने आ गई, तब परत बनेगी ना।
जो चीज जो एक स्टार्टिंग में बन रही है उसमें कोई भी परत का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए ये हमारी जो परतें हैं ये क्या होती है, इसमें परतें या स्ट्रेटम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? स्ट्रेटम या फिर लेयर नहीं पाई जाती। कौन सी प्रकार की चट्टानों में बेटा? इग्नियस रॉक। अरे कौन सी चट्टान है? इग्नियस रॉक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें जीवाश्म मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं पाया जाता। ऑर्गेनिक मैटर मतलब समझ रहे हो क्या, कि मान लो आपकी चट्टान बन रही थी, ठीक है, ये हमारी एक चट्टान बनी, फिर इसमें जो है आदमियों ने या लोगों ने या पेड़ पौधों ने उगना चालू किया। मान लो इसमें कोई मच्छर मर गया, कोई जानवर मर गया, फिर इसके ऊपर दूसरी चट्टान आ गई, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई कि पहुंच। लेकिन ये वाली चट्टानों में तो हमारी क्या है, लेयर ही नहीं है। लेयर नहीं है तो इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। चार चीजें हैं, याद रखना है इग्नियस रॉक्स के बारे में। उदाहरण में सर इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट। आपने देखा ग्रेनाइट के पत्थर लगते हैं घरों में जो सफेद कलर के होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? वो काय का उदाहरण है हमारा? इग्नियस रॉक का। अरे काय का उदाहरण है? इग्नियस रॉक का। उसके बाद हो जाता है हमारा बेसाल्ट। अरे दूसरा क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। समझ में आया क्या? क्या पढ़ा हमने अभी? अभी सर हमने पहले नंबर की रॉक पढ़ी, जो सबसे पहले बनती है, जिसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, जो सबसे कठोर होती है, जिसको हम मूल चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें के नाम से या प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। नाम इनका क्या है? इग्नियस रॉक। उदाहरण क्या है इनका? उदाहरण क्या क्या है? हाँ, दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? कौन कौन से? ठीक है, चलिए अब सर दूसरे नंबर पे हमारी रॉक। जब ये चट्टानें धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी, टूट टूट के और धीरे धीरे इकट्ठी होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी? ये धीरे धीरे इकट्ठी होती रहेंगी, तो दूसरी प्रकार की रॉक का निर्माण होगा, जिस रॉक को हम क्या बोलेंगे बेटा? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। अरे क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है क्या? सेडिमेंट्री रॉक हमारी सेकेंडरी रॉक है। प्राइमरी रॉक कौन सी है? अरे प्राइमरी रॉक कौन सी है? प्राइमरी नंबर मतलब पहला, प्राइमरी मतलब क्या? पहला, और सेकेंडरी मतलब दूसरा। तो सेकेंडरी या द्वितीय चट्टानें कौन सी हमारी? सेडिमेंट्री रॉक है। इनका निर्माण काय से होता है? आग्नेय चट्टानों से होता है। काय से होता है इनका निर्माण? आग्नेय चट्टानों का से होता है। अच्छा, ये हमारी बेटा लेयर के फॉर्म में पाई जाएंगी। काय के फॉर्म में पाई जाएंगी? लेयर की, क्योंकि धीरे धीरे ये चट्टानें एक जगह पे इस तरीके से इकट्ठी होती रहेंगी और हमारी ये मेटामॉर्फिक बन जाएंगी। तो इनमें लेयर पाया जाता है कि नहीं? इनमें स्ट्रेटम पाया जाएगा कि नहीं? इसमें जीवांश पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर भी उपस्थित होता है। इसके उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सिल्टपीट और स्लेट स्टोन। स्लेट देखिए आपने, जो स्लेट बनती है, ठीक है। लाइमस्टोन देखा है, चूना पत्थर देखा है आपने? तो सारे काय के उदाहरण है? वो सारे हमारे उदाहरण बेटा काय के? सेडिमेंट्री रॉक के। काय के? सेडिमेंट्री रॉक के। चलिए अब सर समय समय के साथ साथ क्या होता है कि बारिश भी होती है, तापमान भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि अगर खूब खूब गर्माहट अगर आप पत्थर को दे दो तो बीच में से क्रैक हो जाता है, देखा है? या फिर लगातार पानी अगर पत्थरों के ऊपर से बहता रहे तो पत्थर को काट देता है। काट देता है कि नहीं काट देता है? या अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए तो सर वो, अगर हमारे पेड़ पौधे चट्टानों के बीच में से निकल जाए तो वो चट्टानों को क्रैक कर देते हैं। देखा है आपने? जो पेड़ पौधे हैं वो चट्टानों या पत्थरों के बीच में से अगर निकल जाए तो उनको तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी ऐसी भौतिक चीजें हैं, ये क्या है? हमारी ऐसी भौतिक चीजें हैं जो चट्टानों को क्या कर देती हैं? तोड़ने का काम करती हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा और तापमान। क्या हो जाएगा? जल, वायु और तापमान। तो ये क्या करा रही है हमारी? अरे ये क्या करा रही है? तोड़ने का। और जब हमारी चट्टान टूटती है, जब हमारी चट्टान टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? बेदरिंग। क्या बोलते हैं उसे? बेदरिंग। तो बेदरिंग कराने के लिए कौन कौन से जो है वो काम पड़ते हैं? जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा और तापमान। ये हमारी कौन सी है? भौतिक क्रिया है। अगर हम बात करें सर रासायनिक क्रियाओं की, तो रासायनिक क्रिया क्या हो जाएगी? जैसे हमारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, या हमारा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये केमिकली जो है हमारी संरचना में चट्टानों की चेंज होगा और जिससे हमारी चट्टानें टूटना चालू हो जाएंगी। और थर्ड नंबर पे सर खूब सारे हमारी बायोलॉजिकल चीजें भी हैं। कौन सी चीजें हमारी? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जैसे मैंने अभी बताया, जैसे पेड़ वगैरह अगर उग जाते हैं तो उनकी जो है जड़ें क्या करती हैं? चट्टानों को तोड़ने का काम कर देती हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और मनुष्य की खूब सारी क्रियाएं।
मनुष्य चाहे तो चट्टानों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसकी वजह से भी क्या है बेटा, हमारी चट्टाने टूटना चालू हो जाती, ठीक है। अब मान लो बेटा क्या हुआ कि इन चट्टानों पे, कौन सी चट्टानों पे, सेडिमेंट्री चट्टानों पे और इग्निशियस चट्टानों पे अगर जान लीजिए बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो चट्टाने क्या होंगी, धीरे धीरे टूटेंगी। टूटेंगी तो अपना रूप बदलेंगी, टूटेंगी तो क्या बदलेंगी, अपना रूप। जब हमारी ये वाली चट्टाने अपना रूप बदल लेती हैं या तो तापमान के कारण या प्रेशर के कारण, तो एक नई चट्टानों का निर्माण होता है जिन्हें हम बोलते हैं रूपांतरित। रूप में अंतर, रूप में क्या हो गया, अंतर, इसलिए इसे क्या बोल दिया, रूपांतरण या रूपांतरित चट्टाने। तो जब आग्नेय चट्टाने या हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करती हैं, अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं, काय के कारण, टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण, तो जो हमारा चट्टाने बनेंगी उन्हें हम रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानेंगे। और ये हमारी तीसरी प्रकार की रॉक हो जाती है। उदाहरण के लिए सर क्या, मान लीजिए अगर आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर पे खूब टेम्परेचर लगा दें हम तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अरे हो गया कि नहीं हो गया, चूना पत्थर काय का उदाहरण है, अरे चूना पत्थर काय का उदाहरण है, सेडिमेंट्री। इसको खूब गर्म किया, मतलब काय का, ताप का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा तो इसने अपना रूप बदल लिया कि नहीं बदल लिया, पहले चूना का पत्थर था संगमरमर बन गया। तो कौन सी चट्टानों का प्रकार, मेटामॉर्फिक चट्टानों का प्रकार। समझ में आया कि नहीं आया। अगर सर ग्रेनाइट की हम बात करें, काय की बात करें, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो हमारा काय में चेंज हो जाता है, नीस में। तो संगमरमर और नीस काय का उदाहरण हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है क्या। और हमारा चूना पत्थर काय का उदाहरण था, सेडिमेंट्री रॉक, और ग्रेनाइट हमारा काय का उदाहरण था, आग्नेय चट्टानों का। इससे हमको ये समझ में आया कि इन्हीं दो चट्टानों से मिलके हमारी ये चट्टानें बनी होती हैं, बस रूप में जो है इनका परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया। अब इन चट्टाने में से किसी भी प्रकार की चट्टाने धीरे धीरे जब वेदरिंग होगी, वेदरिंग काय की वजह से होगी, या तो सर फिजिकल जो है वो कारणों की वजह से, या फिर केमिकल कारणों की वजह से, या फिर जैविक कारणों की वजह से, तो धीरे धीरे हजारों सालों बाद ये हमारा काय का रूप ले लेती है, मिट्टी का, जब ये इस तरीके से छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा, चट्टानों के प्रकार और मिट्टी का निर्माण। यहां तक समझ में आया क्या। चलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, बाकी आपकी समझाने वाली चीजें मैं आपको जो है वो बताते जा रहा हूं। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा हम ओरिजन के आधार पे चट्टानों का प्रकार। काय के आधार पे, ओरिजन के आधार पे, ओरिजन के आधार पे चट्टानों का प्रकार। सबसे पहले कौन सी चट्टाने हो जाएंगी, अरे सबसे पहले कौन सी चट्टाने, आग्नेय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएंगी, अब सादी चट्टाने, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएंगी, अरे तीसरे नंबर पे क्या हो जाएंगी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले देख लेते हैं आग्नेय चट्टाने क्या है बेटा, ये विकसित होती हैं जब पिघली हुई मैग्मा ठंडी और ठोस हो जाती है। ये वही चीजें लिखी है जो मैं आपको बताते अभी इतनी देर से आ रहा हूँ। कठोर होती हैं, इनमें कोई प्रकार के स्तर या लेयर नहीं पाई जाती हैं, तथा ये क्या होती हैं बेटा, दानेदार होती हैं। इसमें जीवाश्म, इसमें क्या नहीं होता, कोई भी प्रकार का फॉसिल, फॉसिल मतलब समझते हो क्या, जब हमारे जानवर या हमारे पेड़ मर जाते हैं तो वो सड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, फॉसिल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फॉसिल, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। इसमें जीवांश नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें खूब सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स। क्या पाए जाते हैं इनमें, मिनरल। उदाहरण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गबरो और डायोराइट। ये आपको चट्टानों के यहाँ पे उदाहरण दिख रहे होंगे। समझ में आया क्या। चलिए दूसरी प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दूसरी प्रकार की बेटा हमारी हो जाएंगी कौन सी, अवसादी चट्टाने। कौन सी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। ये चट्टाने हमारी इन चट्टानों के टूटने से बनती हैं। अरे समझ में आया क्या, ये चट्टाने हमारी कौन सी, अवसादी चट्टाने आग्नेय चट्टाने या इग्निशियस रॉक्स के टूटने से बनती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो है वो क्या पाया जाता है, परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, ठीक है क्या। तीसरी बात सर, ये हवा और पानी के कारण क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है। कौन सी चट्टान है ये, तो इनका निर्माण ले सकती है। अच्छा इनमें जीवाश्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनमें जीवाश्म मिल सकते हैं। ये हार्ड होगी या ये हार्ड होगी, ये हार्ड होगी या ये हार्ड होगी, इग्नियस हार्ड होगी। ये तो सॉफ्ट होगी क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये तो केवल और केवल एक बड़ा पत्थर है कि नहीं है, तो ये हमारी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा बेटा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट, स्लेट पत्थर और गाद पीट। समझ में आया। और तीसरी चट्टाने कौन सी हो जाएंगी हमारी, कायांतरित चट्टाने। ये कैसे बनती है सर, ये दबाव और गर्मी के कारण बनती है।
या तो प्रेशर लगे हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारी आग्नेय चट्टाने और अवशेषीय चट्टाने, मतलब ये चट्टाने और ये चट्टाने क्या कर लेती हैं, अपने रूप को बदल लेती हैं, तो हमारी तीसरी प्रकार की चट्टाने बन जाती हैं। ये हमारी क्रिस्टलाइन होती हैं, कठोर होती हैं और मूल से अलग होती हैं। मूल मतलब इसमें मिक्सिंग भी हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, दो तीन चट्टाने की मिक्सिंग भी हो सकती है। चलिए, तो ये हमने तीन प्रकार पढ़े काय के, चट्टानों के। चलिए, अब उसके बाद देख लेते हैं हम कि सर चट्टानों का अवक्षेपण मतलब बेहतरीन काय काय के कारण हो सकती है। तो ये हो सकती है हमारे रासायनिक कारण, जो मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, ये हो सकते हैं हमारे भौतिक कारण, और ये हो जाते हैं हमारे कौन से कारण, जैविक कारण, जो अभी हम देख के आए हैं। दोनों चीजों में आपको यहाँ पे इनके उदाहरण दिए हुए हैं, ये हमारी ओरिजिनल रॉक और ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, दोनों के उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको इनको जो है बेटा वो याद करना है, याद करना है। चलो अब देख लेते हैं सर, हमारी मिट्टी हमने चट्टाने पढ़ ली, कितने प्रकार की चट्टाने होती हैं और मिट्टी कितने प्रकार की होती है। अब हम देख लेते हैं कि सर चट्टानों से जब मिट्टी बन जाएगी तो उनमें कितनी चीजें पाई जाएंगी। मतलब मिट्टी की हम देखेंगे बेटा क्या, संरचना। अरे क्या देखेंगे, संरचना। मिट्टी की क्या देखेंगे, संरचना। तो बेटा मृदा जो होती है हमारी, मृदा जो होती है उसमें दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। मृदा में क्या पाई जाती हैं, दो प्रकार की चीजें। एक हो जाता है हमारा ठोस भाग, एक कौन सा भाग, एक कौन सा बेटा, ठोस भाग, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, जिसे क्या बोलेंगे, सॉलिड पार्ट। एक हो जाएगा हमारा रंध्र, मतलब पोर वाला भाग। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो मिट्टी कितनी चीजों की, मिट्टी की कंपोजिशन में कितनी चीजें, दो चीजें। सर एक हमारा ऐसा भाग जो कैसा होगा, ठोस होगा, और एक हमारा ऐसा भाग जो खाली होगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रंध्र या पोर। अब ठोस भाग हमारी दो चीजों से मिलकर बनेगा। ठोस काय से बनेगा, दो चीजों से। अगर हम दो चीजों की बात करेंगे तो एक चीज हो जाएगी बेटा मिनरल, एक क्या हो जाएंगे, मिनरल मैटर। ये वही मिनरल है जो कहां से आ रहे थे, ज्वालामुखी से आ रहे थे, ठीक है। अब सर धीरे धीरे जब हमारी मिट्टी बनेगी तो उसमें हो सकता है जड़ें मिल जाए, उसमें हो सकता है पौधे मिल जाए, उसमें हो सकता है जानवर मर जाए तो वो भी हमारी मिट्टी में दब गया तो मिट्टी बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो उन सब चीजों को हम बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्गेनिक मैटर। अरे उनसे क्या बोलेंगे, ये दोनों चीजें ठोस है, वो है कि नहीं। इससे हमने क्या बोला बेटा, मिनरल मैटर। अरे इससे क्या बोलेंगे, मिनरल मैटर। इससे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारी दोनों का क्या बनाती हैं, ठोस चीजें बनाती हैं। अब सर कौन कितने परसेंट पाया जाएगा, तो हमारी मिट्टी में जो मिनरल मैटर होता है ये पाया जाता है कितने परसेंट, अरे कितने परसेंट, कितने परसेंट पाया जाता है, 45%। और बचा कुछ 5% का जो हमारा भाग है ये क्या पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर। दो चीजें समझ में आई क्या, 45% मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मिनरल मैटर, ठीक है क्या। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है क्या। ये हमारे जैविक पदार्थ हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, खनिज पदार्थ। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। मिट्टी में खनिज पदार्थ कितना पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 45%। और मिट्टी में जैविक पदार्थ कितना पाया जाता है, कितने परसेंट, 5%। चलिए, तो 45 और 5 कितने हो गए, 50। तो ठोस भाग कितने परसेंट पाया जाएगा, 50%, ठीक है। अब बचेगा कितने परसेंट, 50%। तो 50% हमारा क्या पाया जाएगा, अरे 50% क्या पाया जाएगा, रंध्र, ठीक है क्या। 50% क्या पाया जाएगा, रंध्र। अब इन रंध्रों में बेटा दो चीजें पाई जाती हैं, इन रंध्रों में क्या पाई जाएगी, दो चीजें। कितनी चीजें पाई जाएंगी, दो। मिट्टी में मैंने बताया था दो प्रकार के छेद होते हैं, एक में क्या भरा होता है, एक में क्या भरा होता है, वायु मतलब एयर, और एक में क्या भरा होगा, जल, जल मतलब वाटर, ठीक है क्या। तो बेटा जो हमारी एयर के लिए भाग रहेगा वो कितने परसेंट, 25%। और वाटर के लिए भी कितने परसेंट, 25%। तो 25 और 25 50, और ये 45 और 5 50, और 50 और 50 मिलके दोनों कितने हो गए, 100। तो मिट्टी हमारी कितने परसेंट बन गई, 100%। ये है हमारी मृदा की भौतिक संरचना, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी में ठोस और रंध्रों का अनुपात कितना होता है, एक अनुपात एक, मिट्टी में
ठोस का और रंध्रों का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बताओ सारे बच्चे। नहीं नहीं, 2:2 भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे सर? 50% ये है और 50% ये है, तो 50 से कम 50, 50 से कम 50। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि सर मिट्टी में ठोस और तरल का क्या अनुपात पाया जाता है, ठोस और तरल का, तो ठोस कितने परसेंट है? 50। तरल मतलब हवा की पानी, तरल लिक्विड क्या होगा है? तरल क्या होगा? लिक्विड पानी होगा। तो पानी कितने परसेंट है? 25। तो क्या अनुपात हो गया? कर पाओगे सॉल्व इसको? क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सर आप ये बताइए कि मिट्टी में जल और वायु का क्या अनुपात है? एक अनुपात है। तो अगर आपको ये याद हो गया तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आप जो है वो जवाब दे पाएंगे। यहां तक क्लियर है क्या? चलो एक बार इसको मैं आपको और समझा देता हूं। इस तरीके से हमारी मिट्टी में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। अगर हम इनको दो भागों में बांटे तो 50% एक तरफ और 50% एक तरफ, ठीक है क्या? यहाँ पे देख लीजिए, 50% ये हमारा एक तरफ है और 50% एक तरफ है। 45% हमारी कौन सी है? मिनरल मैटर। कौन सी मैटर? मिनरल मैटर। जो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? बताओ। इनऑर्गेनिक है मतलब अजैविक है। और 5% क्या है बेटा हमारी? ऑर्गेनिक मैटर। 25% पानी और 25% हमारी एयर। तो ये आपको मिट्टी की कंपोजिशन बेटा जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। मिनरल मैटर में क्या क्या पाया जाएगा? मिनरल में जो मिनरल से मिलकर बनेगी चीजें, ठीक है, जो हमारी चट्टानों से आया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें पत्तियां सड़ गई या हड्डियां सड़ गई या जो है वो सब चीजें क्या बनाएगी हमारी? ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस। ठीक है क्या? कितने परसेंट? 5%। इसके साथ साथ सर हमारा जल हो जाएगा। कितने परसेंट? जल के साथ साथ क्या हो जाएगा हमारी? एयर। अरे जल के साथ साथ क्या हो जाएगी? एयर। आपको याद रखना है मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, इसमें स्टार लगा के इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मिट्टी में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होने वाला है, कितना परसेंटेज होने वाला है। ठीक है क्या? चलो ये हो गई हमारी सॉइल की कंपोजिशन या मिट्टी की संरचना। अब सर मैंने आपको बताया कि मिनरल हमारे जो मिनरल मैटर होगा इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सैंड आएगा, सिल्ट आएगा, क्ले आएगा, जो हमारी चट्टानों से आती जा रही थी। अब चट्टाने, आप ये बताओ कि चट्टाने जब मिट्टी में चेंज होंगी तो क्या सारी एक से भागों में टूटेगी? मिट्टी में आपने देखा होगा, मिट्टी को अगर एक आप हाथ में उठा के देखोगे तो जितने भी मिट्टी के कण हैं क्या वो एक आकार के हैं? कई तो सर बिल्कुल धूल है, कई थोड़े बड़े हैं, कई थोड़े और बड़े हैं, है ना? कई टूट जाते हैं, कई जो है वो हमारे कठोर होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं? तो हम मिट्टी में कणों को अलग अलग उनके आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले कणों को उनके आकार के आधार पे अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें इंपोर्टेंट डाल के आप इसको लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं कि मिट्टी में पाए जाने वाले कणों को उनके आकार के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। समझ में आया क्या? तो इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? सॉइल का स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं हम? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब हमारा मृदा का आकार। क्या बोलेंगे हम? मृदा का आकार। मृदा का आकार मतलब सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा का आकार। तो मृदा का आकार मतलब क्या होता है कि इनमें जो कण है वो किस अरेंजमेंट में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर कौन कौन से कण हैं, कितने भाग पे या कितनी आकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं कि मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे कण जो बिल्कुल धूल के समान है, काय के समान है, जिनको अगर आप फूकोगे तो उड़ जाएगा वो धूल बन के, तो उनको बेटा बोलते हैं हम क्या? किले। अरे क्या बोलेंगे? किले। इनका आकार कितना होगा? तो इनका आकार होगा 0.002 mm, उससे कम। समझ में आया क्या? तो मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले सबसे छोटे कण क्या कहलाएंगे? क्ले। क्या कहलाएंगे? क्ले। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात अगर हम बात करें तो सर ये जो क्ले होती है इनमें पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना कि मिट्टी के कौन से कणों के पास पानी को रोकने की क्षमता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मिट्टी के कौन से कणों के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल को रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है? क्ले। क्ले का आकार कितना होता है? उससे छोटा 0.002 या उससे छोटा में आपको याद रखना है। चलिए इससे ज्यादा अगर कणों का आकार बढ़ता है, इससे ज्यादा अगर कणों का आकार बढ़ता है मतलब 0.022 से लेके अगर इनकी साइज हमारी बढ़ जाती है कहां से कहां तक? 0.02 से लेकर 0.02 तक इनका आकार आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और इस प्रकार के जो हमारे कण होंगे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? सिल्ट के नाम से। और दो चीजें समझ में आई। पहले सर हमने क्ले पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ लिया हमने? सिल्ट पढ़ लिया। फिर इनसे थोड़ा और आकार बड़ा हुआ। आकार कितना हुआ सर? आकार हुआ हमारा 0.02 से लेके 0.2 तक अगर हमारा आकार हुआ तो इनसे हम क्या बोलेंगे? महीन रेत या फिर फाइन सैंड। ठीक है क्या? और इससे बड़े आकार की जो हमारी, इससे बड़े आकार की बेटा जो हमारी मिट्टी के जो क्या रहेंगे? मिट्टी के जो पार्टिकल रहेंगे उनको हम मोटी रेत या कोर्स सैंड के नाम से जानते हैं। और आकार कितना होगा? 0.02 से लेके 2 तक। और इससे बड़े जो आपके आकार के पत्थर होंगे उनको मिट्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आया? फिर इसके ऊपर पत्थर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे आपके वो जो ग्रेवल होते हैं ना, देखिए बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं जो नदियों के किनारे मिलते हैं, क्या वो मिट्टी है? वो नहीं है। मिट्टी में आकारों की संख्या, आकार कहां तक रहेगा? 2 या उससे छोटे पार्टिकलों को हम क्या बोलेंगे? मिट्टी के नाम से जानेंगे। चलिए तो ये आपको इनकी साइज याद रखनी है, इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा बेटा? पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? क्ले। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिल्ट। और ये सारे जितने इसके बाद बचेंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे रेत, या इससे हम बोलेंगे बालू, या इससे बोलेंगे क्या? सैंड। अरे इससे क्या बोलेंगे? सैंड। अब वो चाहे हमारी पतली सैंड हो या फिर हमारी मोटी सैंड हो, है तो क्या वो? सैंड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी के 3 प्राइमरी पार्टिकल कौन कौन से हैं? बताओ कौन कौन से हैं? मिट्टी के 3 प्राइमरी पार्टिकल कौन कौन से हैं? मृदा के 3 प्राथमिक मृदा कण कौन कौन से हो जाते हैं? कौन सी? कौन से? कौन कौन सी हो जाएगा? पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? सैंड। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? सिल्ट। और तीसरे नंबर पे क्या? क्ले। ठीक है। अब सैंड के तो हमारे अलग अलग प्रकार हैं, चाहे मोटी सैंड हो या क्या हो? मोटी सैंड हो या फिर बारीक या महीन सैंड हो। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है। चलिए अब सर क्या होगा? ये तो आपने पार्टिकल पढ़ा दिए। तो जब आप खेत में जाओगे तो क्या आप ऐसा देखोगे कि सर हमारे पास 1 एकड़ की जमीन है या 3 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ में ये भरा है, 1 एकड़ में सर ये है और 1 एकड़ में ये है? ऐसा होता है क्या? क्या रहते हैं? तीनों मिक्स रहते हैं। होंगे कि नहीं? अब अगर कोई चीज मिक्स होगी आपस में जुड़ेगी तो कुछ आकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अगर आपने 3-4 चीजों को इकट्ठा मिक्स कर दिया और एक साथ रख दिया तो कुछ ना कुछ आकार तो वहां बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब हम देखते हैं कि जब ये हमारे जितने भी 3 प्रकार के क्या है मिट्टी के कण हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रकार का आकार बनाते हैं। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं मृदा आकार या सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से। समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सर ये जो हमारे मिट्टी के कण हैं ये जिस मात्रा में क्या है, जिस मात्रा में आपस में मिलेंगे, जिस अमाउंट में या जिस रेशियो में आपस में मिलेंगे अलग अलग प्रकार का आकार बनाएंगे। अरे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे मृदा आकार। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मृदा आकार क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या आकार में बनाया जाता है? मैं तो ये तो पूछ रहा कि मृदा आकार क्या है। मिट्टी कहाँ से बन गई? अभी तो मिट्टी तो वही तो, मिट्टी का आकार क्या है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सर मिट्टी के 3 प्राथमिक तत्व,
सॉइल के 3 प्राथमिक तत्व किस रेशियो में आपस में जुड़े हुए हैं, किस रेशियो में या किस अरेंजमेंट में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बेटा हम बोलते हैं मिट्टी का आकार। समझ में आया। तो मृदा के कण हैं, मृदा के कण जो हमारे हैं वो किस अरेंजमेंट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि देखो लेट सपोज अगर मैं मान लूं कि ये हो गई हमारी क्या बालू, ये क्या हो गई हमारी बालू, बालू के आजू बाजू 3 जो है वो सिल्ट के पार्टिकल चिपक गए और है ना, इसमें जो है वो हमारा फिर खूब सारा क्ले चिपक गया, तो ये आकार हमारा अलग बन गया। अब मान लो कि सर एक नहीं 2 हमारे बालू हो गई, एक सिल्ट हो गई और खूब सारे हमारे पास किले हो गई, तो ये संरचना हमारी अलग बन गई और ये संरचना हमारी अलग बन गई। तो जिस अरेंजमेंट में क्या में बेटा, जिस अरेंजमेंट में, जिस क्रम में या जिस व्यवस्था में हमारे मिट्टी के प्राथमिक 3 तत्व जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का आकार। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए 3 बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा मिट्टी का आकार क्या होता है और मिट्टी का टेक्सचर क्या होता है। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में अंतर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो आपको जवाब देना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका क्या है अरेंजमेंट है, क्या है मिट्टी के कणों का क्या है अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट मतलब आकार, अरेंजमेंट मतलब क्या आकार। अब देख लेते हैं सर कौन कौन से आकार हमारे बनेंगे। तो बेटा मेनली हमारे कितने आकार बनते हैं, कितने प्रकार के, 1 प्रकार का आकार, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का और 4 प्रकार के आकार हमारे बन सकते हैं। पहले प्रकार का आकार कौन सा हो गया, गोलाकार या कणी। ठीक है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कण के समान या गोल गोल आकार में जब हमारे मिट्टी के कण जब जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर और स्फेरिकल। अरे क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर और स्फेरिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे, गोलाकार या फिर कणीय संरचना। इसकी अगर हम बात करें तो सर इसमें जो हमारे पार्टिकल होंगे वो 1 से लेके 10 mm की साइज वाले होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 1 से लेके 10 mm की साइज जो है वो इनका आकार होता है। और फसल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, वेरी IMP टिक करके लिख लेना। एग्रीकल्चर की दृष्टि से या फिर फसल उत्पादन की दृष्टि से मिट्टी का कौन सा आकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो कौन सा आकार, गोलाकार आकार या फिर कणी आकार या फिर हमारा ग्रेनुलर या स्फेरिकल। समझ में आया क्या। चलिए दूसरा प्रकार का आकार देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा प्लेटी आकार। कौन सा आकार बेटा, प्लेटी आकार। कौन सा आकार, प्लेटी। तो जब हमारे मिट्टी के कण आपस में जुड़ के काय का रूप ले लें, प्लेट का रूप ले लें, काय का रूप ले लें, प्लेट का रूप, काय का रूप ले लें, प्लेट का रूप, जिनकी ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा हो, जिनकी क्या हो बेटा, ऊंचाई कम हो और चौड़ाई ज्यादा हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से वर्टिकल तो ये छोटे हो लेकिन हॉरिजॉन्टल लंबे हो। इस प्रकार से जो आकार बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अरे इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेटी। अब ये वर्टिकल फैली हुई है, हॉरिजॉन्टल फैली हुई है, ये ऊर्ध्वाधर फैली हुई है, क्षैतिज फैली हुई है, हॉरिजॉन्टल फैली हुई है ना। तो ये कैसी परतें बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लेयर बनाएंगे। कैसी लेयर बनाएंगी, हॉरिजॉन्टल लेयर बनाएंगी। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे नमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आपने देखा होगा जहां पे नमी पाई जाएगी ना बेटा, वहां की मिट्टी आपको ऐसी ठोस सी ऐसी दिखाई देगी। देखा है आपने, जहां पे गीला गीला सा है वहां की मिट्टी हमको कैसी दिखाई देगी, प्लेटी आकार की। दूसरा प्रकार का आकार हो गया। तीसरे प्रकार का आकार हो गया बेटा हमारा प्रिज्म के समान स्ट्रक्चर। काय के समान स्ट्रक्चर, प्रिज्म के समान स्ट्रक्चर। ये हमारा, ये बताइए, ये हमारा वर्टिकल ज्यादा लंबा होगा या हॉरिजॉन्टल ज्यादा लंबा होगा, ये वर्टिकल ज्यादा लंबा होगा। ये हमारा क्या था, ये हॉरिजॉन्टल था, इसकी लंबाई वर्टिकली ज्यादा होगी, मतलब ये कैसे होंगे, ऊर्ध्वाधर होंगे, खंबे के समान आकार होगा। काय के समान, खंबे के समान। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पोल बने हुए। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, बी नंबर पे। कौन नंबर पे, बी नंबर पे। ये किस नंबर पे पाए जाते हैं, ए नंबर पे। ये संरचना कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी, बी नंबर पे। और चौथा आकार हो जाएगा बेटा हमारा ब्लॉकी। अरे चौथा क्या हो जाएगा, ब्लॉकी। ब्लॉक मतलब घन या क्यूब के समान संरचना। ब्लॉक मतलब घन या क्यूब के समान संरचना, जिसका चाहे हम वर्टिकल बात करें, चाहे हम लेंथ की बात करें, चाहे हम ब्रेथ की बात करें या चाहे हम हाइट की बात करें, जो सब समान होने वाला है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ब्लॉकी स्ट्रक्चर। तो आपको मिट्टी के कितने के बेटा आकार पढ़े हमने,
4 आकार पढ़े। पहला आकार कौन सा हो गया? गोलाकार ग्रेनुलर, जो काय के लिए अच्छा माना जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, फसल उत्पादन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? प्लेटी आकार। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रिज्मेटिक। और चौथा क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉकी। यहां तक किसी कोई डाउट हो जल्दी से पूछो। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। नहीं है क्या कोई डाउट है? इसको बेटा, इन तीनों को देखो, हम ये पढ़ रहे हैं कि सर ये हमने जो 3 प्रकार के मिट्टी के कण पढ़े हैं, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो जिस हिसाब से जुड़ेंगे उसी हिसाब से आकार बना लेंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब मान लो 5 बच्चे किस हिसाब से बैठे उसी हिसाब से आकार बन जाएगा। हो सकता है गोल गोल बना के बैठे, हो सकता है लाइन बना के बैठे हो, तो अलग अलग प्रकार की संरचना बनेगी। एक तो हमने पढ़ लिया सर गोला आकार। दूसरा हो गया कि सर जब हमारे मिट्टी के कण इस तरीके से जमे कि चौड़ाई कम हो लेकिन लंबाई में जम जाए, तो वो हमारी प्लेट की तरह आकार बना लेंगे, जिसको हम खाना खाते हैं, प्लेट। इसे हम कौन सी संरचना बोलेंगे? प्लेटिंग। कौन सी संरचना? प्लेटिंग। अब ये बताओ, ये ऐसे जमे हुए हैं, ऐसे जमे हुए हैं? ऐसे जमे हुए हैं ना, ऐसे प्लेट ऐसी होती है। तो प्लेट ऐसी होती है तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोल देते हैं वर्टिकल या क्षैतिज परत, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज परत। हॉरिजॉन्टल जम गए। चलिए, अब हो सकता है सर ये हमारे कण ऐसे जम जाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लंबा, ये क्या बना ले? एक पोल बना ले, मतलब हॉरिजॉन्टली जम जाए। तो जब ये हॉरिजॉन्टली जमेंगे तो जो आकार बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिज्मेटिक या प्रिज्म की तरह आकार। और हो सकता है सर ये लंबाई में, चौड़ाई में और हाइट में बिल्कुल इक्वल जमे, तो वो हमारा क्या बना लेंगे? वो हमारा घन बना लेंगे या क्यूब बना लेंगे, जो कि तीनों संरचना, जिसकी तीनों भुजाएं समान होने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ब्लॉकी स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? चलो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सर हमने तो ये देख लिया कि अभी हमारे मिट्टी के कण किस रूप में जमे हुए थे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या देखा आपने? मिट्टी के कण किस हिसाब से या किस अरेंजमेंट में जमे हुए थे। अब सर हमको देखना है कि कितने नंबर किस अंक में मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए सर क्या हुआ कि हमारी मिट्टी जो है, मिट्टी में आपके 10 कण हैं। कितने कण हैं? अरे क्या है? 10 कण हैं। कौन कौन से कण रहेंगे? 3 प्रकार के कण कौन से हैं? एक हो जाएगी हमारी बालू, एक हो जाएगी कौन सी? सिल्ट, और एक हो जाएगी कौन सी? और एक क्या हो जाएगी? क्ले या मृतिका। 3 प्रकार के कण हो गए, क्ले, सिल्ट और बालू। अब 10 कण में से सर हो सकता है बालू के 2 कण हो, सिल्ट के सर 5 कण हो और क्ले के 3 कण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि सर इन 10 कणों में से बालू के सर जो है वो 3 कण हो, सिल्ट के 2 कण हो और 5 कण हमारे क्ले के हो। ये पैटर्न भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम ये देख रहे हैं कि सर हमारे जो तीनों प्राथमिक कण हैं वो किस रेशियो में, किस रेशियो में या फिर किस प्रपोर्शन में या फिर किस अनुपात में, किस अनुपात में जो है वो उपस्थित है मिट्टी में। अरे समझ में आया क्या? आपकी मिट्टी कितने कणों से मिलकर बनी थी? आपकी मिट्टी कितने कणों से मिलकर बनी हुई थी? अरे कितने कणों से मिलकर बनी हुई थी? 10 कणों से। मान लो उदाहरण क्या है, हम मिट्टी हमारी जो है उसमें कितने कण उपस्थित हैं? 10 कण है। कितने कण है? 10 कण है। अब 10 में से कितने प्रकार के कण है हमारे? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? अब हमको ये देखना है कि सर कौन सा वाला कण कितनी अनुपात में, कितनी मात्रा में उपस्थित है। अब पहली वाली कंडीशन में हमारा क्या रेशियो बन रहा था? 2:5:3। और दूसरी वाली कंडीशन में क्या रेशियो बन रहा था? 3:2:5। तो आप ये बताइए अलग अलग रेशियो बन रहे कि नहीं बन रहे? तो जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में या जिस अनुपात में हमारे मिट्टी के तीनों कण उपस्थित हैं हमारी मिट्टी में, इसे हम बोलते हैं बेटा सॉइल टेक्सचर। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। ये समझ में आया क्या? सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या? अरे सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या? जल्दी बताओ, सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब मिट्टी के जो सर हमारे 3 प्राइमरी पार्टिकल हैं वो किस रेशियो में उपस्थित हैं हमारी मिट्टी में, वो क्या कहलाएगा? हमारा टेक्सचर। और अगर मैं बोलूं कि सर हमारे जो 3 पार्ट हैं, ये जो हमारे 3 सॉइल के पार्टिकल हैं, ये किस अरेंजमेंट में जमे हुए हैं, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो?
वो सॉइल स्ट्रक्चर। समझ में आया? सॉइल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि मिट्टी के तीनों पार्टिकल किस अरेंजमेंट में जमे हुए हैं आपस में, वो सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, और किस प्रोपोर्शन में है वो सॉइल, वो क्या सॉइल टेक्सचर। तो सर अब आप ये बताइए कि मैंने ये आपसे बोला था कि इनमें हमारे देखिए इस वाली हमारी जो मिट्टी है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कण है, कौन सा कण है, क्ले है ना। अब देखो मान लो आपने, मान लो आपने बेटा जो है वो सब्जी बनाई, काहे की सब्जी बनाना है, गोभी की बनाना है, गोभी की बनाते हैं। तो गोभी की में बेटा आपने जो है वो क्या किया, आधा किलो गोभी ले ली, कितनी ले ली, आधा किलो क्या ले ली, गोभी ले ली, ठीक है। 100 ग्राम आपने क्या ले लिए, 100 ग्राम ले लिया आपने आलू, ठीक है। और 150 ग्राम ले लिया आपने क्या, मान लो प्याज। तो आप ऐसे प्याज की सब्जी बोलोगे क्या, काय की सब्जी बोलोगे, क्यों बोल रहे गोभी, क्योंकि गोभी उसमें ज्यादा है। अब सर ये वाला मैंने जो उदाहरण लिया था इसमें क्या ज्यादा था, कौन सा ज्यादा था, क्ले। तो ये वाली हमारी जो मृदाएं बनेंगी उन मृदा का नाम क्या रखोगे, क्ले सॉइल। समझ में आया? तो मतलब सॉइल टेक्सचर से हमको क्या पता चलता है कि हमारी मिट्टी का प्रकार कौन सा है। समझ में आया? अगर इस वाले प्रकार में देखें सर इसमें क्या ज्यादा था, सिल्ट। देखो रहेगा तो सब उपस्थित, जैसे गोभी की सब्जी में सारी चीजें डल रही थी, लेकिन नाम तो उसका लिया जाएगा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से बेटा हमने एक सॉइल ट्रायंगल बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ है, सॉइल ट्रायंगल। क्या बनाया हुआ है, सॉइल ट्रायंगल। इस सॉइल ट्रायंगल को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारी मिट्टी कौन सी प्रकार की। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने खेत पे जाओ और बताओ आपकी खेत की कौन सी मिट्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके मिट्टी को लाना पड़ेगा, उनको छानना पड़ेगा। छानने के बाद मिट्टी से क्या निकालने पड़ेंगे, 3 मिट्टी के कण, एक बालू, एक सिल्ट और एक क्ले। फिर हम देख लेंगे सर कौन सी मात्रा किसकी है, उसी हिसाब से हमारी मिट्टी का नाम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बहुत बात करूं कि सर हमारी सैंडी सॉइल क्या होगी, हमारी सैंडी सॉइल क्या होगी कि जब हमारी मिट्टी में 80% के लगभग क्या हो, रेत हो, 20% के लगभग सिल्ट हो और 20% के लगभग क्ले हो, तो हमारी सॉइल का नाम क्या कहलाएगा, सैंडी, क्योंकि सैंड ज्यादा है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हमारी क्ले सॉइल कौन सी होगी, तो सर अगर 0 से लेके 50% तक रेत है, 0 से लेके 50% तक सिल्ट है और 50 से लेके 100% तक क्ले है, तो ये सॉइल को क्या दे देंगे हम, क्ले। अगर ऐसा हो कि सर ये सारी चीजें बराबर मात्रा में पाई जाए, तीनों कण अगर सॉइल में कैसी मात्रा में पाई जाए, बराबर मात्रा में पाई जाए, तो जो हमारी मिट्टी बनेगी उस मिट्टी को हम क्या नाम देंगे बेटा, उस मिट्टी को नाम देते हैं हम दोमट मृदा। इसलिए ये सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। और अब आपको याद रखना है कि दोमट मृदाओं का अनुपात क्या होने वाला है, दोमट मृदाओं का अनुपात क्या होने वाला है, तो लगभग 30 से लेके 50% तक सैंड, 30 से लेके 50% तक सिल्ट और 0 से लेके 20% तक क्ले पाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दोमट मृदाओं में कौन सा मिट्टी का कण कितनी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, अरे कोई डाउट। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेटा कौन सा हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा सॉइल टेक्सचर। अब सर मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के कण जितने छोटे रहेंगे उसमें उतना ही पानी रुकेगा, बताया था कि नहीं। अब अगर आप आप एक काम करो, 4 ईंटों को रखना, बड़ी बड़ी ईंटों को रखना, उनमें पानी डालना, पानी इधर उधर से बह जाएगा। आप उन ईंटों को 4 ईंटों के 8 टुकड़े कर देना, जब आप उसमें पानी डालोगे तो थोड़ा ज्यादा रुकेगा। लेकिन आप उन ईंटों का चूरा बना के उसमें वही 8 ईंटों का चूरा बना के रख देना, तो उसमें पानी डालना, वो ज्यादा पानी पी लेगा। क्यों पी लेगा सर, वो इसलिए पी लेगा क्योंकि हम जब क्या है, जब हमने इस तरीके से 4 ईंटें जब आपस में रखी थी तो इनके बीच जो है वो गैप जो है वो कम था, अरे कहा कि नहीं कहा। अब इन्हीं 4 ईंटों को जब सर मैंने क्या किया, इन्हीं 4 ईंटों को मैंने बेटा 8 ईंटों में बदल दिया। कितने में बदल दिया, 8 ईंटों में, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, तो इनमें और जगह बन गई पानी के घुसने की, अरे बन गई कि नहीं बन गई। और जब इन्हीं ईंटों का मैंने क्या बना दिया, चूरा बना दिया, मतलब इनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आकार में तोड़ दिया, तो सर फिर इनके बीच में खूब सारा स्पेस हो गया कि पानी रुक सके। मतलब मृदा के कणों का आकार जितना छोटा होगा पानी उतना अधिक रुकेगा। समझ में आया। अभी हमने कितने कण पढ़े थे, 3 प्रकार के कण पढ़े थे। सबसे छोटा कौन सा था, क्ले। तो क्ले का उपयोग पानी रोकने के लिए किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा,
ठीक है। और अगर मैं रेत की बात करूं, रेत सबसे बड़ी थी, तो रेत में पानी नहीं रुकेगा। आप रेत का भी रखे रहेंगे, उसमें पानी डालना, तुरंत नीचे बह जाएगा, बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा। तो अगर आपको ऐसी फसलें लगानी है जिनमें आपको पानी खूब चाहिए, जैसे धान हो गई, जैसे जूट हो गई, तो उसमें कौन सी प्रकार की सॉइल होनी चाहिए? क्ले। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पानी ज्यादा रोकेगी और हमारी फसल को भी ज्यादा पानी चाहिए। तो इसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन सी सॉइल को बेटा हमको किस मिट्टी में लगाना है। अगर मैं बात करूं धान के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, धान के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर मैं बात करूं बेटा मूंगफली जौर बाजरा के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? इनको नॉर्मल पानी चाहिए। और नॉर्मल पानी कब होगा? जब हमारी मिट्टी कैसी होगी? जिसमें सारी चीजें पाई जाएंगी। और सारी चीजें कौन सी मिट्टी में पाई जाएंगी? दोमट मृदा या लोमी सॉइल में। समझ में आया क्या? अगर मैं बात करूं बेटा कपास गेहूं और मक्का के लिए, इनके लिए भी कौन सी चाहिए हमको? काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी? ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या काली दोमट मृदाएं। अगर मैं बात करूं चाय के लिए, तो चाय के लिए कौन सी चाहिए बेटा? चाय के लिए कौन सी चाहिए? चाय के लिए चाहिए हमको लेटराइट सॉइल। अरे कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। यहां तक किसी कोई डाउट? ये आपको अलग अलग फसलों की पूछी जाएगी कि कौन सी फसल में किस तरीके की मिट्टी चाहिए। हाँ बेटा, अभी जब मिट्टी का प्रकार पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे, ठीक है क्या? ये कंपोजिशन अलग अलग है, हम जब मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सर ये याद रखना है कि कौन सी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी हमको आवश्यक होने वाली है। ये आप अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर जूट है या गन्ना है, गन्ने को क्या कहिए, ज्यादा हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी क्ले सॉइल और गन्ने में पानी भराए भरे भी ना कि भर जाए पानी, भरना भी नहीं चाहिए, तो उनको उसमें हमको थोड़ी सी सिल्ट भी मिलानी पड़ेगी। अरे मिलानी पड़ेगी, नहीं मिलानी पड़ेगी, ताकि वो पानी नीचे भी चला जाए, ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर न जम पाए। तो इस हिसाब से हम फसलों के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। चलो, कल हम जो है वो नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो जो है आपको रिवीजन करके आना है, कल हमको पढ़नी है क्या? मृदा के भौतिक गुण, ठीक है क्या? चलो।